जूम कॉल्स और चाय ब्रेक के बीच आज यंग इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी भी नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन की तरह कॉमन हो चुकी है। और स्टार्टअप्स जिसमें पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे, वो आईपीओ से फंड रेज कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं। आपका टूथपेस्ट खरीदना या अपनी ड्रीम कार को परचेज करना या फूड ऑर्डर करना, आपके ऐसे हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शंस ने स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट किया है। आज हर घर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ एक उम्मीद से, टू गेट रिच क्विक। बट हाउ डिड वी गेट हियर? इसकी शुरुआत हुई थी एक बैनियन ट्री के नीचे। कुछ ब्रोकर्स, कुछ पेपर स्लिप्स और कॉलोनियल बॉम्बे की गलियों में किया गया एक ट्रांजैक्शन। इससे शुरुआत हुई थी स्टॉक मार्केट की, जो एक दिन कुछ लोगों को करोड़पति बनाने वाला था और कुछ लोगों को अपनी पूरी सेविंग से हाथ धुलवा देने वाला था। कॉटन मिल्स के पहले शेयर से देश को हिला देने वाले स्कैम्स तक, और अब मिली सेकेंड्स में एल्गोरिथमिक ट्रेड्स तक, ये वीडियो आपको लेकर जाएगा 19th सेंचुरी के अनऑर्गेनाइज्ड गैदरिंग से लेकर 21st सेंचुरी के डिजिटल स्क्रीन्स तक। So let's dive into it. Bull run in the Indian market seems unstoppable. Stock markets across Europe and the US tumbled today. The Indian stock markets are in record high territory. The stock market is on. इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसका आज का एवरेज डेली टर्नओवर 1 लाख करोड़ के पार है, कभी एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ था। 1830s में पोर्ट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुंबई मेजर कमर्शियल हब बन गया था, और इस पीरियड में रेलवे कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल मिल्स जैसे लार्ज स्केल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनीज ने पब्लिक से कैपिटल रेज करना शुरू किया था। अराउंड 1850s में ऐसे शेयर्स की सेमी ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग शुरू हुई थी। मुंबई के टाउन हॉल के सामने नीचे कुछ स्टॉक ब्रोकर्स मिलकर फॉर्मली, एक्चुअली इनफॉर्मली शेयर्स ट्रेड करते थे। यहीं से शुरू हुई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की कहानी। कोई फॉर्मल रूल्स नहीं, कोई ट्रेडिंग फ्लोर नहीं, सिर्फ भरोसा, गट फीलिंग और दिमाग, वो भी बनिएगा। फिर आता है 1875, जिसमें एक इनफॉर्मल गैदरिंग ने जन्म दिया एक फॉर्मल ग्रुप को, नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जिसको आज हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE के नाम से जानते हैं। बाय द वे, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी बना के। लेकिन इन्वेस्टिंग तब भी सिर्फ कुछ ही लोगों तक लिमिटेड थी, जैसे वेल्दी मर्चेंट्स या बिजनेस फैमिलीज या कुछ इंग्लिश इन्वेस्टर्स। आम लोग इन्वेस्टिंग से काफ़ी दूर थे और मार्केट एक क्लोज्ड वर्ल्ड की तरह था। लेट 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेडिंग एक्सपेंशन से इंडियन स्टॉक मार्केट रीजनेबली अच्छे से ग्रो कर रहा था, और इसी पीरियड में अहमदाबाद और कैलकाटा जैसी मेजर सिटीज़ के अंदर भी स्टॉक एक्सचेंजेस इमर्ज हुए थे, जैसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एंड गुजरात स्टॉक एक्सचेंज। यू गाइस नो द ग्राफ्स। अब बारी आती है अर्ली 20th सेंचुरी की। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दुनिया काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से गुजर रही थी, और इसका सीधा असर इंडिया के स्टॉक मार्केट्स पर भी पड़ा। 1914 में शुरू हुआ था पहला वर्ल्ड वॉर। इस पीरियड में दुनिया के कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस टेम्परेरी क्लोज कर दिए गए थे। इंडिया में भी ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी, लेकिन वॉर रिलेटेड इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल्स या जूट या स्टील, इन्होंने काफ़ी ग्रो किया, क्योंकि वो सेक्टर्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़ रहे थे। वॉर ने एक तरफ तो काफ़ी अनसर्टेनिटीज बढ़ाई, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स को बूम भी किया। वॉर के बाद 1920s के डिकेड को रॉरिंग 20s यानी दहाड़ने वाला 20s कहा गया। इस दशक में ग्लोबली एक इकोनॉमिक बूम चल रहा था और इंडियन कंपनीज भी काफ़ी अच्छा एक्सपैंड कर रही थी। बट ये पीरियड में वही हुआ जो लगभग सब बुल फेज में होता है। इन्वेस्टर्स के ओवर ऑप्टिमिज्म से स्टॉक प्राइसेस इरैशनली हाई होने लगे, स्पेकुलेटिव बाइंग बढ़ रही थी और बिना फंडामेंटल समझे शेयर्स लिए जा रहे थे। अंधाधुंध शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे थे, और फिर आया 1930s का ग्रेट डिप्रेशन। Was panic. 16.5 million shares of stock sold in a single day. Sold hopelessly, desperately, at any price. जब यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, इसका रिपल इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर और सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ा। इंडियन एक्सपोर्ट्स घट गए, जूट्स और टेक्सटाइल जो पहले बूम कर रहे थे वो भी गिरने लगे, और बॉम्बे स्टॉक मार्केट में भी एक मैसिव करेक्शन आया। 1930s का पूरा डिकेड लो कॉन्फिडेंस का था। जॉब लॉसेस, इनकम स्टैग्नेशन और डिमांड में डिक्लाइन ने मार्केट को डिप्रेस्ड बनाया रखा। और फिर 1939 से 1945 के बीच वर्ल्ड वॉर 2 ने फिर से कुछ इंडस्ट्रीज को बूस्ट दिया, स्पेशली डिफेंस, केमिकल, इंजीनियरिंग। लेकिन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और कैपिटल कंट्रोल की वजह से वॉलेटिलिटी भी बनी रही।
ये वो वक्त था जब इंडियन मार्केट पहली बार ग्लोबल लिंकेज के इंपैक्ट को महसूस कर पा रहा था। अब मिला इंडिया को इंडिपेंडेंस। The national flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was crowds, 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 all rejoicing over the birth of the Dominion of India. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक सोशलिस्ट मॉडल अपनाया क्योंकि ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा टूट चुकी थी। इस मॉडल में पब्लिक सेक्टर्स पर भरोसा बढ़ा और प्राइवेट कैपिटल मार्केट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 ने कंपनीज को कैपिटल रेज करने पे, कंपनीज यानी प्राइवेट कंपनीज को कैपिटल रेज करने के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल लेना मैंडेटरी कर दिया था। अब इसके बाद आया MRTP एक्ट ऑफ 1969 जो मोनोपोलीज और अनफेयर प्रैक्टिसेस से लड़ने के लिए था। लेकिन इसका असर ये भी हुआ कि प्राइवेट बिजनेस का एक्सपेंशन और इन्वेस्टिंग का स्कोप और ज्यादा लिमिटेड हो गया था। 1973 के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी कंट्रोल लग गई थी। ऐसे में जब प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट हो रहा था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI ने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एनकरेज करने के लिए 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी हमारा UTI एस्टैब्लिश किया। UTI ने 1964 में इंडिया की पहली म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की, द US 64। ये स्कीम स्टार्टिंग में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। इसकी पॉपुलैरिटी का प्राइमरी रीजन ये स्कीम का हाई डिविडेंड पे आउट था। बट प्राइवेट स्टॉक इन्वेस्टिंग अभी भी सिर्फ अर्बन एलिट्स के लिए रह गया था और आम आदमी के लिए इन्वेस्टिंग अब भी सिर्फ फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड या रियल एस्टेट और पार्टली UTI के म्यूचुअल फंड्स तक ही सीमित था। और शेयर मार्केट का परसेप्शन आज भी आम आदमी के लिए सिर्फ एक गैम्बलिंग ही था। अब ऐसे सिचुएशन में आया एक टर्निंग पॉइंट, ओरिजिन ऑफ इक्विटी कल्ट ऑफ इंडिया। और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ एक आदमी की वजह से, जो कि थे श्री धीरूभाई अंबानी। नाइनटीन 1977 में धीरूभाई अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ। रिटेल इन्वेस्टर्स से इस IPO को जबरदस्त रिस्पांस मिला और ये इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस कैपिटल से अपने एक्सपेंशन के लिए काफी फायदा हुआ, बट इस IPO ने बहुत सारे फर्स्ट टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट किया। तब इंडिया में सो कॉल्ड इक्विटी कल्ट यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स का इक्विटी इन्वेस्टिंग में एंथुसियाज्म शुरू हुआ था। लेकिन पता है क्या, 1980s में ट्रांसपेरेंसी, रिलायबल सेटलमेंट और क्लियरिंग सिस्टम्स की काफी ज्यादा कमी थी। एंड दिस लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी इन 1988, जिसको स्टैट्यूटरी पावर 1992 में मिली। इसके बाद BSE ने 1986 में सेंसेक्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का पहला बेंचमार्क बना, एक तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट का पहला इंडेक्स बना। इंटरेस्टिंगली द मार्केट में ट्रेडिंग प्रोसेस भी आज से बहुत ज्यादा डिफरेंट हुआ करता था। पहले ट्रेडिंग फ्लोर पर ओपन आउटक्राई सिस्टम चलता था। ब्रोकर्स एक रिंग के अंदर फिजिकली जमा होते थे और हाथों के यूनिक सिग्नल्स करके और चिल्ला चिल्ला कर बाय ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स दिए जाते थे। हर ब्रोकर का अपना एक यूनिक स्टाइल हुआ करता था। कुछ अपने हाथ के एक स्पेसिफिक इशारे या किसी ट्विस्ट को यूज करते थे, तो कुछ चिल्लाकर और एक यूनिक आवाज में अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते थे। अब ये सब कुछ एक लाइव ऑक्शन की तरह होता था। एज एन एग्जांपल, अगर किसी ब्रोकर को 200 शेयर्स टाटा स्टील के 112 रुपए के प्राइस पे बाय करने हैं, तो वो हाथ से 2 का सिग्नल करता था और 112 चिल्ला के बोलता था, 112 चिल्ला कर बोलता था। अगर काउंटर पार्टी अग्री करती थी तो ट्रेड लॉक हो जाता था। लेकिन ये प्रोसेस वल्नरेबल भी था, मिसकम्युनिकेशंस भी होती थी, फिजिकल प्रेजेंस कंपलसरी भी थी और कभी कभी इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो जाती थी। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स और सेटलमेंट के लिए लंबे पेपर वर्क्स और डिलेज, ये सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल था। बट थिंग्स वर अबाउट टू चेंज। 1991 में देश ने एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखा। फॉरेक्स रिजर्व्स सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स के बचे थे और इस क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिया में नए रिफॉर्म्स लाए गए। तब प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इन रिफॉर्म से इंडियन स्टॉक मार्केट का एक नया एरा स्टार्ट हुआ। साथ ही इंडिया में FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी 1992 में अलाउड हुए और नए रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आने लगे। एक साल में ही इन्वेस्टर्स ने 5000 करोड़ से ज्यादा रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किए, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट है। BSE इंडेक्स को 1000 पॉइंट्स तक पहुंचने में लगभग 12 साल लग गए थे।
लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद ग्रोथ का ग्राफ पूरी तरह से बदल गया। फाइनेंशियल ईयर 1991-92 में सेंसेक्स 1000 पॉइंट से बढ़कर 4500 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों का भरोसा मार्केट पर बढ़ने लगा, लेकिन इस नए भरोसे को पहला बड़ा झटका लगा हर्षद मेहता स्कैम से। 1992 में हर्षद मेहता, एक आम सा ब्रोकर, मीडिया के स्पॉटलाइट में आया। उसने बैंक्स के लूप होल्स का यूज करके मार्केट में लिक्विडिटी पंप की और कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स के प्राइस को 40 टाइम्स तक आर्टिफिशियली बढ़ा दिया, पर्टिकुलरली फॉर ACC, जिसके प्राइस को 200 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक इंक्रीज किया गया था। जब ये स्कैम सामने आया तब मार्केट 40% जितनी कोलैप्स हुई और इन्वेस्टर्स ने तब के वक्त 3.5 थाउजेंड करोड़ रुपीस का लॉस किया। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE इनकॉर्पोरेट हुआ, जिसने 1994 से अपने ऑपरेशन शुरू किए। अब आप ही सोचोगे कि एक एक्सचेंज और दूसरे एक्सचेंज में क्या फर्क है। देखिए, जहां BSE कुछ ब्रोकर्स ने एस्टैब्लिश किया था, वहीं NSE को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था। सो अनलाइक BSE, जहां ट्रेडिंग मेंबरशिप कुछ ब्रोकर्स के लिए ही लिमिटेड थी, NSE ने सब क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोगों को ट्रेड करने के लिए अलाउ किया। यही नहीं, जब BSE में ट्रेडिंग के लिए आउटक्राई सिस्टम एक नॉर्म था, तब NSE ने मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। इनफैक्ट NSE's नीड सिस्टम वाज सो एडवांस फॉर इट्स टाइम कि वो बाय और सेल ऑर्डर्स को सेकंड्स में मैच कर देता था, जो इसे ग्लोबली 90s के वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सचेंज में से एक बनाता है। ये रिफॉर्म्स और स्कैम से रेगुलेटर्स जाग गए, रेगुलेशंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया, सेबी ने और ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया और कुछ नए रेगुलेशंस इवॉल्व होने लगे। अर्ली 2000s के टेक बूम ने मार्केट को एक और नए हाई पर पहुंचाया, जो कि हमारा .com बबल था। इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज का नाम हर इन्वेस्टर की जुबान पे था। लोगों को लगा था कि इंडिया नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनेगा, टेक स्टॉक्स स्काई रॉकेट हुए जा रहे थे। लेकिन हर बबल की तरह ये बबल भी इवेंचुअली बर्स्ट हो गया। 2000 के बाद मार्केट क्रैश हुआ और लोगों को समझ आया कि हाइप और वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। 21st सेंचुरी में इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स दोनों का ही फोकस अब सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉपर वैल्यूएशन पे आने लगा था। इस सेंचुरी का पहला मेजर इकोनॉमिक डाउनटर्न 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से आया। यूएस के लेमन ब्रदर्स की बैंक्रप्सी और सब प्राइम मॉर्गेज के कोलैप्स से शुरू हुई ये क्राइसिस से दुनिया भर के मार्केट्स क्रैश कर गए। इंडियन स्टॉक मार्केट भी इससे बच नहीं पाया। जनवरी 2008 से मार्च 2009 तक सेंसेक्स 60% से ज़्यादा 21,000 पॉइंट से गिरकर 8,000 पॉइंट्स के आसपास तक गिर गया था। इन्वेस्टर्स परेशान थे, म्यूचुअल फंड रिडेम्पशंस बढ़ गए, इन्वेस्टिंग फिर से लोगों के लिए रिस्की बन गया और वो फिक्स डिपॉजिट की तरफ मुड़ने लगे। लेकिन 2008 के क्राइसिस के बाद इंडियन इकोनॉमी में नई समझ बनी। गवर्नमेंट और सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस किया और इन्वेस्टर्स में भी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ने लगी। डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स मेन स्ट्रीम होने लगे। SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स अब एक हाउस होल्ड टर्म बन रहा था। फिर आया गोल्डन एज ऑफ डिजिटाइजेशन, जिससे इन्वेस्टिंग आपके फिंगर टिप्स पे आ गई। 2010 के डिकेड में आए डिजिटल ब्रोकर, जिन्होंने कमीशन फ्री या लो फी मॉडल इंट्रोड्यूस करके पूरी ब्रोकरेज इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अकाउंट खोलना अब एक ऐप डाउनलोड करने जितना आसान हो गया। और उसी दौरान 2016 के बाद जियो ने डेटा को डर्ट चीप कर दिया था। इससे इंटरनेट एक्सेस भी हर एक के हाथ में आ गया। इन्वेस्टिंग अब सिर्फ एलीट का खेल नहीं रहा, इंडिया की कॉमन पॉपुलेशन के लिए भी इंडियन स्टॉक मार्केट अब इजीली एक्सेसिबल बन गया। फिर आया 2016 का डीमोनेटाइजेशन। इससे भी मार्केट में सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म वॉल्टिलिटी आई। रियल एस्टेट, बैंकिंग और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स ने शार्प डिक्लाइन फेस किया, बट ओवर टाइम इससे प्लस UPI इनोवेशन से इकोनॉमी का ट्रांजिशन इनफॉर्मल कैश इकोनॉमी से फॉर्मल ज्यादा होने लगा। इससे इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कॉन्सिक्वेंटली स्टॉक मार्केट में भी पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखने लगे। अब इन्हीं कुछ सालों में इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ने लगी और रिजल्ट 2012 में जहां सिर्फ 12 मिलियन डीमैट अकाउंट्स थे, वहां 2020 में ये नंबर्स 40 मिलियन तक पहुंच गए थे। बट अ न्यू शॉक वाज ऑन इट्स वे, द अनएक्सपेक्टेड नोवेल कोरोना वायरस। 2020 के कोविड पैंडेमिक और लॉकडाउन से पूरी दुनिया जैसे रुक सी गई थी और स्टॉक मार्केट में भी कुछ नए टर्न्स लेने की शुरुआत हो गई थी। ड्यूरिंग कोविड स्टॉक मार्केट्स ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड हिस्ट्री का स्टीपेस्ट डिक्लाइन विटनेस किया और इंडिया भी इससे बच नहीं पाया। मार्च 2020 में सेंसेक्स 13% से ज्यादा डिक्लाइन हुआ। पैनिक था,
अनसर्टेनिटी थी, लेकिन फिर बाउंस बैक भी उसी तेजी से हुआ। अब कोविड के बाद रिटेल पार्टिसिपेशन और नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स में एक एक्सप्लोजन सा आ गया था। FY 2020 में सिर्फ जहां 3.5 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट्स थे, FY 24 तक टोटल डीमैट अकाउंट्स 15 करोड़ तक पहुंच गए थे। पेनिट्रेशन के टर्म्स में 3% से डायरेक्टली 10% तक का ये जंप था। अब सब डीमैट अकाउंट्स यूनिक नहीं होते, लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स भी खुलवाए थे, फिर भी इंडिया में यूनिक इन्वेस्टर्स प्री कोविड ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास थे, जो बढ़ के अक्टूबर 2024 तक 11 करोड़ के आसपास तक पहुंच गए थे। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स का राइज ऑल ओवर इंडिया से मोर और लेस सिमिलर ही था। स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया से रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ा था, जो कि ट्रेडिशनली इन्वेस्टिंग के टर्म्स में थोड़ा अंडर डेवलप रहा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 तक ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में 3.5 टाइम्स और साउथ और वेस्ट इंडिया में 2.5 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर इंक्रीज हुए। रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन का स्टॉक मार्केट पे काफी इंटरेस्टिंग इंपैक्ट पड़ा। क्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स सभी कंपनीज की मार्केट कैप काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। NSE पे अराउंड 5000 स्टॉक लिस्टेड है, बट सब में रेगुलरली ट्रेड नहीं होता। 2012 से 2020 तक रेगुलरली ट्रेड करने वाले स्टॉक्स का नंबर मोर और लेस सेम था, बट आफ्टर 2020 ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 2400 से स्पाइक होकर 3800 तक पहुंच गए। इसको देखने का एक पर्सपेक्टिव ये है कि सभी स्टॉक्स इवन स्मॉल और माइक्रो कैप में रिटेल पार्टिसिपेशन से लिक्विडिटी आई, जो कि एक अच्छी बात कह सकते हैं। बट एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि नए रिटेल इन्वेस्टर्स के आने से लो वैल्यू पेनी स्टॉक्स में भी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी बढ़ने लगी, एंड दैट इज नॉट वेरी आइडियल। अब ये चेंज सिर्फ एक नंबर्स का चेंज नहीं है, ये एक माइंडसेट का चेंज है। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट्स यंग हो रहे हैं। जहां 2020 में इंडिया के इक्विटी इन्वेस्टर्स में 23% इन्वेस्टर्स की एज अंडर 30 थी, 2024 तक ये वैल्यू 40% हो गई थी। और इन यंग इन्वेस्टर्स के पास रिस्क एपेटाइट है, यानी रिस्क लेने की कैपेसिटी है। एंड ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, फाइनेंस क्रिएटर्स और कुछ ब्रांड्स भी जो कि एक्टिवली इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को गाइड कर रहे हैं। बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम आई। फाइनेंशियल कंटेंट के इस ओवरलोड से अब हर किसी के पास स्टॉक मार्केट टिप्स हैं, लेकिन टाइम और टेम्परामेंट सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। और यही रीजन है कि मार्केट की जो साइकिल है वो छोटी होती जा रही है। पहले बुल टू बेयर साइकिल का फुल फेज कभी 8 साल कभी 10 साल तक चलता था। लोग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते थे, जैसे कि रिटायरमेंट या चिल्ड्रंस एजुकेशन। लेकिन आज मार्केट साइकिल्स छोटी होती जा रही है। 2008 के क्रैश के बाद रिकवरी में सिर्फ 3 से 4 साल लगे थे, पर रीसेंट बुल और बेयर फेजेस कुछ महीने या 1 या 2 सालों में ही खत्म हो जा रहे हैं। और इस फास्ट पेस साइकिल का रीजन क्या है पता है? ड्रीम ऑफ गेटिंग रिच क्विकली। लोग शॉर्ट टर्म में ही डबल डिजिट रिटर्न्स देखने के लिए एंट्री लेते हैं और करेक्शन होते ही एग्जिट कर जाते हैं। आज के यंग इन्वेस्टर्स के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन अवेयरनेस नहीं। एक्सेसिबिलिटी है, पर पेशेंस नहीं। इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक लंबा सफर तय किया है। पहले इन्वेस्टिंग एक सिप ऑफ कॉफी थी, स्लो, स्ट्रॉन्ग एंड वार्म। आज ये एक एनर्जी शॉट बन गई है, इंस्टेंट हाई एंड क्विक क्रैश। और ये इस स्टॉक मार्केट एवोल्यूशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है।